हेलो एवरीवन, दिस इज श्वेता। वेलकम टू यूपीएससी वाला। वापस आ गए हम आपके लिए एक नया सेशन लेके और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं आर्ट एंड कल्चर का एक नया चैप्टर, जहां पर हम जानने वाले हैं कि भारत में किस तरह की कांस्य प्रतिमाएं दिखाई देती हैं। यानी आपने पहले भी डिस्कस करा था इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पीरियड में कि हमारे देश में मेटल की बहुत सारी मूर्तियां दिखाई देती हैं, ओके, जिसमें हमें कांसे की मूर्ति बनते हुए दिखाई देती है। तो भारत में मूर्ति कला हमने देखा है काफी प्राचीन समय से प्रचलित था। पहले मिट्टी की मूर्तियां बनाई जाती थी, पत्थरों की मूर्तियां बनाई जाती थी। आगे चलकर जब हमें मेटल को पिघलाना आ जाएगा, गलाना आ जाएगा, उसके बाद से हम मेटल की भी मूर्तियां बनाना चालू कर देंगे और इसी के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस क्यों है? इंपॉर्टेंस इस कंटेक्स्ट में है कि ये चैप्टर ये दर्शाना चाह रहा है कि साइंटिफिकली एंशिएंट टाइम पीरियड में हमारे देश के जो कलाकार है वो कितने आगे निकल चुके थे, क्योंकि उनको ये समझ आ चुकी थी कि किस ताप पर, किस गलनांक पर इसे हमें गलाना है। और इतना ही नहीं, एक धातु को दूसरे धातु में मिश्रित करना है, उससे एक नया अलॉय या फिर मिश्रित धातु जो बनकर आती है उससे किस तरह से हमें मूर्तियों का निर्माण कराना है। तो ये एक साइंटिफिक टेम्परामेंट दिखाता है हमारे भारत के उस समय के कलाकारों का, एंशिएंट टाइम पीरियड का। ओके, तो बेसिकली ये वो टाइम पीरियड है जिसके बारे में हम बोल सकते हैं कि फर्स्ट सेंचुरी एडी के आसपास या फर्स्ट सेंचुरी बीसी के आसपास ये स्टार्ट हो जाता है। ओके, और फिर लगभग हमें आगे मिडेवल टाइम पीरियड तक दिखाई देता है। तो यही है, ये जो आपका 2023 चल रहा है, इसी एडी की बात है ये कि 100 ईस्वी से लेकर या फर्स्ट सेंचुरी एडी से लेकर या पहली शताब्दी ईस्वी से लेकर हमें लगभग 1500-1600 के आसपास काफी सारी इस तरह की मूर्तियां बनते हुए दिखती हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। बहुत छोटा सा चैप्टर है, काफी इंटरेस्टिंग है। बाकी देखिए, ये हमारे कुछ कोर्सेज हैं, आप इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। आप में से जो भी बच्चे यूपीएससी सीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपका नेक्स्ट ईयर अटेम्प्ट देना है या उसके बाद देना है, तो आप उस हिसाब से 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर प्लान को ले सकते हैं। इसके बारे में सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी मेंशन है, तो वहां से जाके डिटेल्स देखिए और जाकर बैच को परचेस कर सकते हैं आप। बाकी ये हमारा स्पेशल कोर्स लाया गया है फॉर प्रीलिम्स। 26 मई को आपका प्रीलिम्स का एग्जाम है और ये मूवमेंट ऐसा है कि जहां पर आपको नंबर ऑफ टेस्ट बहुत ज़्यादा करने पड़ेंगे, तो आप बहुत सारे टेस्ट लगाइए और उस टेस्ट के लिए आप इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। डेली बेसिस पे टेस्ट होगा, ऑल इंडिया आपको रैंक शो किया जाएगा, सॉल्यूशन मिलेगा। और मैं आपको सिर्फ इतना ही बोलूँगी, जब आप इन टेस्ट को लगाए, प्लीज़ जितने भी क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं जीएस पेपर 1 में 100 क्वेश्चन, उनको जाके रिवाइज करिए। बस डेली टेस्ट देने के बाद से रिवीजन जरूर करिए उन सारे टॉपिक्स को, ये करिए और फिर देखिए आपका 4 महीने में आप किस पोजीशन पे आ जाएंगे, मतलब कितने सारे टॉपिक्स आपके तैयार हो जाएंगे। क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे रिसर्च करके ही क्वेश्चन दिए जाते हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालिसिस करके क्वेश्चन दिए जाते हैं कि भाई ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। तो एटलीस्ट टेस्ट में जितने क्वेश्चन दिए जाते हैं उसको तो आप रिवाइज जरूर से करिएगा। बाकी इसकी डिटेल भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, वहां से जाकर आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हम डायरेक्ट हमारे चैप्टर पे। ओके, चैप्टर में क्या बोला जा रहा है? भारतीय कांस्य प्रतिमाएं। भारत में जो कांस्य की प्रतिमा थी उसके बारे में यहां पर बताया जा रहा है। आई थिंक शो नहीं हो रहा है, एक सेकेंड। ओके, तो भारत में जितनी भी हमें कांस्य प्रतिमाएं दिखाई देती हैं उनके बारे में यहाँ पर थोड़ा बताया गया है कि किस तरह से ये जो कांस्य की प्रतिमा है, बेसिकली इनके बारे में यहाँ पर राइटर बताने की कोशिश कर रहा है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, डायरेक्ट हम बुक से ही पढ़ते हैं। ओके, तो डायरेक्ट हम बुक से ही पढ़ते हैं। क्या बोल रहा है यहाँ पे? भारतीय मूर्तिकार ने पकी मिट्टी की मूर्तियां बनाने और पत्थर तराशने उकेरने में जितनी कुशलता प्राप्त की थी, उतनी प्रवीणता उन्होंने कांसे को पिघलाने में भी हासिल कर ली थी। हमारे भारत के जितने भी मूर्तिकार हैं, जितने ज्यादा वो कुशल थे, किस चीज में कुशल थे? तो मूर्तियां बनाने में। कौन सी? मिट्टी की और पत्थर की। तो हमारे देश में पहले से मूर्तियां बन रही थी, हमने देख रखा था। सिंधु घाटी सभ्यता में भी हमें बहुत सारी मूर्तियां मिलती हैं। तो वो जो मूर्तियां थी जनरली पत्थर की बनाई जाती थी या मिट्टी की बनाई जाती थी। आगे चलकर हमें पता लगता है कि इतने ही कुशलता से, इतनी ही कुशाग्रता से हमने कांसे को पिघलाकर, कांसे को पिघलाना, खैर यहाँ पे एक जो टर्म यूज किया है मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि जब आप मूर्ति को बनाएंगे, आपके पास में कोई मेटल है
तो उस मेटल को आपको पिघलाना पड़ेगा ना, मूर्ति मतलब कोई एक आपको आकार प्रकार देना पड़ेगा। तो यहाँ पर यही बोल रहा है राइटर कि कांसे को पिघलाकर उसे ढालना और उससे मूर्ति बनाने के कार्य में भी हमने इतनी ही दक्षता हासिल कर ली थी। उन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता के अति प्राचीन काल में ही ढलाई के लिए सिरेपेडु यानी लुप्त मोम प्रक्रिया को सीख लिया था। बोला कि हमने सबसे पहले ये धातु को पिघलाकर जो मूर्ति बनाने की कला है वो कब सीखी थी। बोले धातु पिघलाकर मूर्ति बनाने की कला हमें एक बहुत ही अच्छी टेक्निक दिखाई देती है इंडस वैली सिविलाइजेशन में, जिसे बोलते हैं लुप्त मोम तकनीक। इसके साथ साथ तांबा, जस्ता, टिन जैसी धातु को मिलाकर मिश्र धातु बनाने की प्रक्रिया भी हमने खोज ली थी। अब देखो हमारे देश में बनता ही नहीं धातु की मूर्तियां कब बननी चालू हुई, जब हमें दो चीजें आ गई। एक तो कि मिश्र धातु बनाना, कि वो मिश्र धातु कैसे बनेगी। मिश्र धातु मतलब जैसे कि आप तांबे, टिन, जस्ता इन तीनों को मिला रहे हो तो आपका कौन सा मेटल बन रहा है, कांसा बन रहा है। तो आपको पता होना चाहिए ना कि कांसा बनाने के लिए या ब्रॉन्ज बनाने के लिए हमें किस मेटल को किस मेटल के साथ मिलाना है और किस टेम्परेचर पर ये दोनों मिक्स हो जाएंगे और एक नए मेटल में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो पहले मिश्र धातु बनाना हमें आ चुका था। ओके, हम टेक्निकली इतने आगे चले जा चुके थे। दूसरा, इसमें हमने एक तकनीक का यूज किया कि अब ये धातु को मूर्ति में कैसे कन्वर्ट करें, क्योंकि धातु तो ठंडी होकर ठोस हो गई, अब उसको कैसे मूर्ति में बनाएंगे। तो उसके लिए जो हमने तकनीक यूज की थी इस टाइम पीरियड में उसको बोला गया लुप्त मोम तकनीक। अब ये लुप्त मोम तकनीक क्या था, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देंगे। ये इस टेक्निक में बेसिकली क्या किया जा रहा था कि मोम जो वैक्स होता है जिसकी कैंडल्स बनती हैं, उस मोम की मूर्तियां बनाई जा रही थी। आपको जिस भी आकार प्रकार की मूर्तियां बनानी है आपने बना ली, ठीक है। फिर इस मोम, आज भी बहुत सारे लोग मोम से अलग अलग तरीके के क्राफ्ट बनाते हैं। मोम कब तक रहेगा ठोस, जब वो ठंडा है। पिघला के आपने उसे कोई आकार प्रकार दिया हल्का गर्म में और उसके बाद से आपने उसको ठंडा कर दिया। ओके, अब इस ठोस मोम पर जिसने एक मूर्ति का आकार धारण कर दिया उसके ऊपर आपने लेप लगाया। किसका? या तो गीली मिट्टी का या जो गोबर होता था उसका आपने पूरा लेप लगा दिया, ठीक है। अब वो जो लेप लगा उसको आपने नॉर्मल धूप में सुखाया, सूख गया। सूखने के बाद से आपने उसको आग में पका दिया। आग में पका दिया तो ये जो ऊपर की लेयर थी ना मिट्टी की, जैसे आपने देखा दिया पक जाता है वैसे ही ऊपर की लेयर पूरी पक के उसी आकार में आ गई और अंदर जो मोम था वो तो पिघल गया। आपने क्या करा, एक छेद करा और सारे के सारे मोम को निकाल दिया। तो अब ये आपको बाहर से ऐसा साचा सा मिल जाएगा, ठीक है। ओके, जिस रास्ते से आपने होल किया था उसी रास्ते से आपने धातु को पिघलाकर अंदर भर दिया और उसके बाद से इसको ठंडा होने दिया। ठंडा होने के बाद से बाहर की ये जो पतली परत है ना इसको आपने तोड़ दिया और फिर अंदर से धातु की एक मूर्ति निकल कर आ गई जिसको आपने तराश लिया। तो ये जो टेक्निक है इसको लुप्त मोम कहते हैं, क्योंकि बाद में इसमें मोम बचता ही नहीं है। बना ये ओरिजिनली मोम की मूर्ति थी और बाद में मोम इसमें से बाहर कर दिया जाता है और ये धातु धातु बचता है। ओके, तो एंशिएंट टाइम पीरियड में ये जो दो चीजें लोगों को आ गई, कलाकारों को, जैसे एक तो मिश्र धातु बनाना और दूसरा लुप्त मोम तकनीक, इसने रोल प्ले किया। किसमें रोल प्ले किया कि आप इतने कैपेबल है कि अब आप धातु की मूर्तियां बना सकते हैं। तो ये दो एक इंपॉर्टेंट चीजें जो हमें याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। एक और चीज कि भाई ये मूर्तियां किस प्रकार की बन रही थी। तो राइटर यहाँ पर बोलता है कि बौद्ध, हिंदू, जैन देवी देवताओं की कांस्य प्रतिमाएं भारत में अनेक क्षेत्रों में पाई गई हैं। जो भारत में सबसे ज्यादा हमें मूर्तियां दिखाई दे रही है ना कांसे की बड़ी संख्या में, वो हमें किसकी दिखाई दे रही है? बौद्ध धर्म के जो महात्मा बुद्ध है या बड़े बौद्ध सन्यासी हैं, हिंदू धर्म के देवी देवताओं की मूर्तियां दिखाई देंगी और जैन धर्म के जो आपके तीर्थंकर थे उनकी मूर्तियां दिखाई देती या उनके पुत्रों की मूर्तियां दिखाई देती हैं। तो ये जो मेटल की मूर्ति है, ऐसा नहीं है बुद्धिज्म तो बहुत बाद में आ रहा है 600 बीसी के आसपास, या फिर वैदिक कल्चर या रिलीजन की बात करें वो 1500 बीसी के आसपास था। जैनिज्म भी 600 बीसी के आसपास आया। तो क्या इसके पहले मूर्तियां नहीं बन रही थी? मूर्तियां तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में बननी चालू हो गई थी। तो हमें पता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम पीरियड क्या था? 2700 बीसी से 1750 बीसी तक। तो ये वो टाइम पीरियड था जब हम ये काम करना जान चुके थे। लेकिन बड़ी मात्रा में जो ये मूर्तियां हैं वो हमें कब दिखाई देंगी? आगे दिखाई देती हैं लगभग
फर्स्ट सेंचुरी बीसी से या फर्स्ट सेंचुरी एडी के आसपास, ठीक है। तो मूर्तियों की संख्या कब बढ़ती है, इस टाइम पीरियड में बढ़ती है। और बनाना कब सीख चुके थे, सिंधु घाटी सभ्यता के काल में ही हम ये बनाना सीख चुके थे, ठीक है। क्या इसके अलावा, अच्छा, इन प्रतिमाओं का काल हम कब से कब तक मानकर चलते हैं, दूसरी शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक, ये याद रखना है, ठीक है। तो ज्यादातर ऐसी प्रतिमाएं हमें कब दिखाई देती, सेकेंड सेंचुरी एडी से लेकर, यहाँ पर आप इसको कर सकते हो, अगर आपको डेटा नोट करना है तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि सेकेंड सेंचुरी एडी से लेकर लगभग 16 सेंचुरी एडी तक का जो टाइम पीरियड है, ये वो टाइम पीरियड है जब बड़ी मात्रा में हमें ये मूर्तियां बनती हुई दिखाई देती हैं। क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट क्या बोल रहा है यहाँ पे कि क्या इनसे केवल मूर्तियां बन रही थी इन धातुओं से, नहीं। जो ये हमने टेक्निक सीखा था धातुओं को मिलाना या गलाना या ढालना, बोल रहे इससे हमें बहुत सारी अन्य प्रकार के ऑब्जेक्ट्स या वस्तुओं का निर्माण भी दिखाई देता है, जिसमें पकाने के, खाने पीने के बर्तन बनाए जाते थे, ठीक है। और ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अब तो काफी कुछ लुप्त हो चुका है, लेकिन पहले कांसे के बर्तन बहुत ही शुद्ध माने जाते थे। आज भी कई घर के लोग होते हैं जो पानी को कांसे के बर्तन में रखते हैं, रात में सुबह उसको यूज करते पीते हैं। हेल्दी बहुत माना जाता है, हेल्थ के लिए काफी अच्छा माना जाता है। तो मेटल का यूज ये लोग बर्तन बनाने में भी किया करते थे, और स्पेशली ये मेटल थोड़ा सा कंपेरेटिवली सस्ता, सोना चांदी तो है नहीं, तो इजीली इसका प्रयोग बर्तन बनाने में भी किया जाता था। लेकिन मुख्य रूप से इसका जो प्रयोग किया जाता था वो किसने, प्रतिमा बनाने में किया जाता था। अब आगे राइटर बोलता है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त नाचती हुई लड़की यानी नर्तकी की प्रतिमा सबसे प्राचीन कांसे की मूर्ति है। यहाँ पर बोल रहा है कि बड़ी संख्या में तो मूर्ति आपको सेकेंड सेंचुरी एडी में दिखाई देगा, लेकिन अगर हम बात करें कि कांसे की प्राचीन मूर्तियां, तो उन प्राचीन मूर्ति में हमें नर्तकी की मूर्ति मिलती है। यहाँ पर वो है नहीं, मैंने आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन में दिखाया भी था। तो कांसे की एक नर्तकी की मूर्ति मिलती है, जिसमें एक नर्तकी है जो कि नग्न अवस्था में है और उसने अपना हाथ कमर पे रखा हुआ है। ओके, तो वो जो एक स्टैचू है ना, वो अपने आप में कला का उत्कृष्ट नमूना है, और वो हमें सिंधु घाटी सभ्यता से मिलता है। तो कांसे की प्राचीन मूर्ति का उदाहरण कौन है, लगभग मोहनजोदड़ो की वो जो कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिलती है। ऐसी ही अनेक छोटी छोटी प्रतिमाओं का समूह हमें महाराष्ट्र में मिलता है, और इन प्रतिमाओं का काल लगभग 1500 ईसा पूर्व के आसपास बताया जाता है। तो बोल रहे हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में ये व्यवस्था इंट्रोड्यूस हो गई थी, लेकिन ऐसी बहुत सारी मूर्तियां हमें और दिखाई देती हैं 1500 के आसपास, यानी वैदिक टाइम पीरियड में। कहां पर, महाराष्ट्र के दायमाबाद के आसपास से, ठीक है। यहां पाई गई एक रथ की प्रतिमा उल्लेखनीय है, जिसके पहिए सामान्य रूप से गोलाकार है, जबकि उसके चालक की आकृति को लंबा बनाया गया और उसमें आगे जो बैल जुड़े दिखाए गए वो प्रबल तरीके से सांचे गए हैं। तो बोल रहे हैं कि दायमाबाद से जो हमें एक पिक्चर मिल रहा है, पिक्चर क्या मतलब, वो जो स्टैचू मिल रहा है वो कुछ ऐसा है कि एक रथ है, रथ में आदमी को खड़ा किया गया है, जिसकी आकृति काफी लंबी है, इस तरह का एक स्टैचू बना है। तो यानी कि मेटल के हमें आगे भी प्रतिमाएं बनते हुए दिखाई देंगी, और वो जरूरी नहीं था कि देवी देवताओं की सामान्य जो समाज है उस व्यवस्था को भी शो करते हुए कई स्टैचू बनते हुए दिखाई देते हैं। इसके अलावा बिहार का चौसा बहुत इंपॉर्टेंट है, कई जगह इसका जिक्र किया गया है। तो बिहार का चौसा स्थल, बैटल ऑफ चौसा, आगे हम पढ़ेंगे मिडेवल हिस्ट्री में, उसी की बात कर रहा है। तो बिहार राज्य के चौसा स्थल से जैन तीर्थंकरों की बहुत सारी प्रतिमाएं मिलती हैं, जो ईसा की दूसरी शताब्दी यानी कुषाण काल की बताई जाती है। तो आप सभी ने पढ़ा है कि हमें पता है पोस्ट मॉडर्न पीरियड में ये वाला जो रीजन था, यहाँ पे कई सारे विदेशी अटैक्स होते हैं, जिसमें सबसे पहले हम देखते हैं इंडो ग्रीक ने अटैक किया था, फिर हमें दिखाई देते हैं शक, फिर हमें दिखाई देते हैं पार्थियन, और लास्ट में हमें कौन दिखाई देते हैं बच्चों, कुषाण दिखाई देते हैं। कुषाण का टाइम पीरियड जो था फर्स्ट सेंचुरी एडी के आसपास, ये वो टाइम पीरियड था ना जब बहुत बड़ी संख्या में हमें यहाँ पे प्रतिमाएं बनते हुए दिखाई देंगी, अलग अलग धातु हो गए, पत्थर हो गई, उनकी भी बनाई जाती थी। तो बोल रहे कि कुषाण काल में हमें बिहार के चौसा से काफी सारे जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां मिल रही हैं, धातु की मूर्तियां, यानी कि ये प्रमोट कर रहे हैं। वैसे जो कुषाण थे वो बुद्धिज्म के फॉलोअर थे, और बुद्धिज्म में भी महायान सेक्ट के फॉलोअर थे, लेकिन साथ ही साथ इस क्षेत्र में जैन तीर्थंकरों की काफी सारी मूर्तियां हमें मिलती है। ओके, याद रखना है, धातु की मूर्तियां मिलती हैं। इन कांस्य प्रतिमाओं से पता चलता है कि भारतीय मूर्तिकार पुरुषों के अंग प्रत्यंग, सुडौल मांसपेशियों के निर्माण में कितने अधिक कुशल थे। देखो, आपको पता है कि जैन तीर्थंकर जो थे वो बेसिकली कैसा उपदेश देते थे, या जैन तीर्थंकरों के बारे में हमें पता लगता है कि वो लोग नग्न रहते थे, ठीक है। हमें पता लगता है कि आगे जाकर जब मगध में अकाल पड़ा, और उसके बाद से हम देखते हैं कि किस तरह से
जैन धर्म दो पार्ट्स में स्प्लिट हुआ, श्वेतांबर, दिगंबर, तो कुछ लोगों ने सफेद वस्त्र धारण करने चालू किए, लेकिन वो आगे का कंसेप्ट है। इनिशियली जो जैन तीर्थंकर 24 हुए वहां पर यही उपदेश दिया जाता था, वस्त्र नहीं धारण करना है। ओके, दिगंबर वो दिग को यानी आसमान, सॉरी अंबर, अंबर यानी आसमान को दिग अपना वस्त्र माना करते थे। ठीक है, तो दिगंबर सॉरी आसमान को अपना दिग जो है, आसमान उसको अपना वस्त्र मानते थे। और एक दूसरा सेक्टर इसमें से निकलता है जिसको बोलते हैं श्वेतांबर, जो सफेद कपड़ों को पहना करते थे। ये तो बात की बात है। इनिशियली जैन तीर्थंकर नग्न ही 24 के 24 जो है वो हमें दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर यही बोल रहा है कि जैन तीर्थंकरों की मूर्तियों में वस्त्र तो दिखाएगा नहीं, तो जो उनके अंग है ना उसको बहुत ही सही तरीके से प्रदर्शित किया गया है। और जब आप उनके अंगों को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि अरे इस लेवल पर जाकर अगर कलाकारी हो रही है तो ये अपने आप में श्रेष्ठ नमूना, वो भी धातु की इस लेवल पर जाके मूर्तियां बनाना, जो हमें यहाँ पर दिखाई देता है। एक और यूनिक चीज दिखाई दी कि जितने भी जैन तीर्थंकर हैं, ठीक है, उनमें बोल रहा है कि आदिनाथ या वृषभनाथ जो हैं, इनकी ऐसी मूर्ति मिलती है हमें बिहार के चौसा से, जहां पे केश फैले हुए हैं। बाकी जितने भी हमें तीर्थंकर हैं उनके ऐसी मूर्तियां मिलती है जिसमें उन्हें छोटे घुंघराले बालों के साथ दिखाया गया है। ठीक है, गुजरात और राजस्थान प्राचीन काल से ही जैन धर्म के गढ़ रहे हैं। ये तो आई होप सभी बच्चों को पता होगा कि भाई जो जैन धर्म है उसमें गुजरात और राजस्थान जो है ये उसका सेंटर पॉइंट रह चुका है। यहाँ पर काफी ज्यादा फला फूला है। इवन आज के कंटेक्स्ट में भी अगर मैं बात करूं तो भारत का ये ऐसा क्षेत्र है जहां पर आज भी आपको कई सारे जैन धर्म के फॉलोअर्स मिल जाएंगे। ओके, और जैन धर्म ने भारत में जहां पर अपना अस्तित्व बचाए रखा है वो भारत का यही क्षेत्र है। कौन सा? गुजरात और राजस्थान वाला क्षेत्र हमें दिखाई देता है। तो राइटर यहाँ पर यही बोलता है कि गुजरात और राजस्थान प्राचीन काल से ही जैन धर्म के गढ़ रहे हैं। वडोदरा के निकट अकोटा में, मतलब गुजरात में जो वडोदरा है वहां पर एक लोकेशन है अकोटा, इसका नाम आप चाहे याद कर सकते हैं। यहाँ पर जैन धर्म की बड़ी संख्या में हमें कांसे की मूर्तियां मिली हैं, जिनका काल 5वीं शताब्दी अंत से 7वीं शताब्दी के अंत तक बताया जा रहा है। 5th सेंचुरी एडी से 7th सेंचुरी एडी के बीच हमें बहुत सारी कांसे की जैन प्रतिमाएं मिल रही हैं गुजरात के अकोटा में। और बोल रहा है कि ये कांसे की प्रतिमाएं प्रारंभ में लुप्त मोम प्रक्रिया से बड़ी सुंदरता के साथ ढाली गई और बाद में उनमें चांदी और तांबे की आंखें, मुकुट और वस्त्र बना दिए गए, जिन पर इन आकृतियों को बैठा हुआ दिखाया गया है। तो बोल रहे कि अगर आप गुजरात के या राजस्थान के धातु के मूर्तियों को देखें तो उसमें हमें जैन तीर्थंकर की मूर्तियां ज्यादा दिखाई दे रही, क्योंकि जैन रिलीजन को फॉलो करने वाले उधर ज्यादा है। ठीक है, दूसरा बोल रहे हैं कि इन मूर्तियों को बनाया तो है लुप्त मोम तकनीक से, लेकिन जब ये मूर्तियां बन गई इसके बाद से इसमें दूसरी धातु के आंख, वस्त्र, मुकुट बनाकर इनको और ज्यादा सुसज्जित किया है। तो यहाँ की धातु मुद्रा में, सॉरी धातु की जो मूर्तियां हैं इनमें एक हमें ये और नई यूनिक चीज दिखाई देती कि कांसे की मूर्ति बनाकर उस पर अन्य धातु से अलंकृत किया गया, उसको सजाया गया है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है कि कुछ प्रसिद्ध जैन कांस्य प्रतिमाएं बिहार में चौसा में भी मिलती है, ये हमने अभी पढ़ा है, जिन्हें अब पटना के संग्रहालय में संभाल कर रखा गया है। ये तो अब हमारी धरोहर हो गई ना। इस प्रकार हरियाणा में हांसी से, तमिलनाडु और कर्नाटक के अनेक स्थलों से भी ऐसी कांस्य प्रतिमाएं मिलती हैं। ठीक है, तो बेसिकली एक लोकेशन बता रहा है आपको कि भाई कौन कौन से जगह से, तो गुजरात, राजस्थान हो गया, हरियाणा का हांसी वाला रीजन हो गया, बिहार का चौसा हो गया, कर्नाटक, तमिलनाडु, ये कुछ ऐसे लोकेशन है जहां पर हमें इस तरह की कांसे की प्रतिमाएं मिलती है जो जैन धर्म से जुड़ी हुई है। ठीक है, आगे बोल रहा है कि वडोदरा, अभी हमने पढ़ा गुजरात का अकोटा नामक स्थान, वहां से कांसे की मूर्तियां बड़ी संख्या में पाई गई हैं, जिससे यह सिद्ध होता है कि 6ठी से 9वीं शताब्दी बोल रहा है कि जिससे यह सिद्ध होता है कि 6ठी से 9वीं शताब्दी के बीच गुजरात और पश्चिम भारतीय क्षेत्रों में कांसे की ढलाई की जाती थी। अब सिंपल सी बात है ना कि अगर कांसे की मूर्ति मिल रही है और गुजरात वाले क्षेत्र में कब मिल रही है, 6th सेंचुरी BC के आसपास, तो बोल रहा है कि ऑब्वियस है कि वहां पर कांसे की उस समय ढलाई हो रही है। इवन
जो हमें जैन धर्म से जुड़े हुए लिटरेचर मिलते हैं, वो लिटरेचर हमें कब उनका अंतिम संकलन होता है, यही 6th सेंचुरी एडी के आसपास। इवन जो दूसरी जैन संगति होती है वल्लभी में, गुजरात के वल्लभी में, वो भी 6th सेंचुरी एडी के आसपास, यानी 6ठी शताब्दी ईस्वी में गुजरात में जैन धर्म काफी फल फूल रहा था और इसी वजह से वहां पे कई सारी ऐसे जैन धर्म से जुड़ी हुई मूर्तियां दिखाई देती हैं। अब बोल रहा है कि जैन मूर्तियों का एक नया रूप हमें दिखाई देता है, जिसमें तीर्थंकरों को एक सिंहासन पर विराजमान दिखाया और उनमें ये तीर्थंकर अकेले या 3 से 24 तीर्थंकरों के समूह में दिख रहे हैं। बोल रहे कि यहाँ पर जो हमें जैन धर्म से जुड़ी मूर्तियां मिल रही है उसका एक सिंहासन बनाया जा रहा है, ओके, और उस सिंहासन पर उन तीर्थंकरों को बिठाया जा रहा है। कहीं कहीं पे 3 तीर्थंकर और कहीं कहीं पे 24 के 24 तीर्थंकरों को एक साथ दर्शा दिया जा रहा है, कहां पर, गुजरात में, ओके। अब एक और नई चीज दिखाई दी कि कुछ प्रमुख तीर्थंकरों की शासन देवी या यक्षिणियों की नारी प्रतिमाएं भी बनाई गई हैं। कुछ ऐसे भी तीर्थंकर हैं जिनकी जो शासन देवी हैं उनकी भी प्रतिमा हमें दिखाई दे रही है। इनमें 2 का जिक्र किया गया है, एक चक्रेश्वरी आदिनाथ की शासन देवी थी और दूसरा अंबिका नेमिनाथ की शासन देवी थी। तो ये हमारे जैन तीर्थंकर हैं और कई जगह पर इनकी प्रतिमाएं भी बनते हुए दिखाई दे रही है, कहां पर, गुजरात के आसपास के क्षेत्रों में, ठीक है। अब आ जाते हैं बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई प्रतिमाएं। तो देखो, जैन धर्म से जुड़ी प्रतिमा के बारे में आपने स्पेसिफिक कौन कौन से पॉइंट देखे, फटाफट हम देख लेते हैं, इतना ही हमारे काम का है। एक तो लोकेशन हमें यहाँ पे ज्यादा दिखाई दे रही है, गुजरात वाला रीजन है। दूसरा चौसा वाले क्षेत्र में भी मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पर हमें जैन प्रतिमाओं में यूनिक चीज क्या दिखाई दी कि जो जैन प्रतिमाएं बनाई जा रही हैं, लंबे केश वाले वो हमने देखे, ऋषभनाथ का, बाकी सबका छोटे घुंघराले केश। इधर आ जाइए तो हमें दिखाई दे रहा था गुजरात में कि जो जैन प्रतिमाएं बनाई जा रही है, जिस धातु की बनाई जा रही है उसके बाद से अन्य धातु से उसको अलंकृत किया जा रहा है, सिंहासन पे बैठे हुए दिखाया जा रहा है, कहीं पर समूह में और कहीं पर 3-3 के समूह में, कहीं पे 24 के समूह में इनको स्थापित किया जा रहा है। और इनकी जो शासन देवी है ना, उनकी प्रतिमा भी हमें यहाँ पर बनते हुए दिखाई दी। ये बेसिक था, बस इतना याद रखना है। 1-2 बच्चों का मैंने कमेंट पढ़ा था, कल क्लास लगी थी हमारी मॉडर्न हिस्ट्री की, उसमें हम पढ़ रहे थे 1857 के पहले के रिवोल्ट। तो बच्चे बोल रहे थे कि मैम बड़ा बोर हो रहा है, मतलब ये बहुत ज़्यादा फैक्ट हो रहा है। देखो, अभी कुछ चैप्टर्स ऐसे भी मिलेंगे जिसमें आपको लर्न करना होगा। अभी उसमें समझने का क्या है, 2-4 बार आपको पढ़ना पड़ेगा। अब ये कि इतनी कहानी में से हमको इतना ही निकालना है, वो मैं आपको क्लास में दे रही हूँ, इतनी कहानी में से इतना निकाल कर, तो आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। ऐसा है कि आप कहानी सुनते जाओ और कहानी जाकर लिख, ऐसा नहीं है। यूपीएससी का एग्जाम है तो आपको चीजें लर्न करनी पड़ेंगी, इतना हलवा नहीं है। तो प्लीज बार बार प्रैक्टिस करिए। कहीं भी ऐसा लग रहा है कि दिमाग थक रहा है, तो दिमाग को नहीं थकाने का एक ही तरीका है, मल्टीपल टाइम रिवीजन। 2 बार 10 बार रिवाइज दो, जितना बार रिवीजन दोगे उतनी चीजें इजी हो जाएंगी, उतना आपको लर्न होता रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, बुद्ध की अनेक प्रतिमाएं खड़ी मुद्रा में पाई गई है, जिनमें बुद्ध को अभय मुद्रा में दर्शाया गया। ये थोड़ी सी मुद्रा वगैरह हम आपको बता देते हैं। अभय मुद्रा कैसी है, तो महात्मा बुद्ध की हमें कांसे की जो मूर्तियां मिली हैं, मैक्सिमम जो मूर्तियां हैं महात्मा बुद्ध की, वो हमें कैसे दिखाई दे रही है, कांसे में, अभय मुद्रा में। अभय मुद्रा का क्या मतलब है कि ऐसे खड़े दिखाया है महात्मा बुद्ध जी को और इनका हाथ, अभय मुद्रा मतलब ये आशीर्वाद देना, ओके, इस तरह की मुद्रा में, अभय मुद्रा में दर्शाया गया, आशीर्वाद देते हुए। ये मुद्रा थोड़ा बहुत ध्यान रखेंगे। और जो इस तरह की अभय मुद्रा है ना, इसमें महात्मा बुद्ध को पूरी तरह से कपड़े से, मतलब खड़े हैं और जैसे गमछा या क्या बोलते हैं उसको, पूरी तरह से ऐसे लपेटा हुआ है दोनों कंधे पे, इस कंधे से लेके इस कंधे तक। और कलाकारी इतनी सूक्ष्म तरीके से की गई है कि इतना महीन कपड़ा है जो महात्मा बुद्ध ने यहाँ से लेके यहाँ तक, जैसे आप साड़ी सोचो, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा ऐसे लपेटा हुआ है। तो वो जो कपड़ा यहाँ से यहाँ तक डाला हुआ है, उस कपड़े की एक एक सिलवटें दर्शाई गई है। इतना महीन कपड़ा है, उसकी महीनता दर्शाई गई है, अंगों का उभार दर्शाया गया है। तो ऐसी धातु की मुद्रा मूर्तियां बुद्ध की मिलती हैं हमें इस टाइम पीरियड में, ठीक है। तो यहाँ पर ये बता रहा है कि बुद्ध के अनेक प्रतिमाएं दिखाई गई हैं खड़ी मुद्रा में, अभय मुद्रा जिसे हम बोल रहे हैं। ये प्रतिमाएं गुप्त काल और उसके बाद के समय, यानी 5वीं, 6ठी और 7वीं शताब्दियों में उत्तर भारत, विशेषकर उत्तर प्रदेश और बिहार में ढाली गई थी। इनमें संगति यानी भिक्षु के परिधान से कंधे को ढका हुआ दिखाया गया है। वही मतलब यहाँ पर एक कपड़े से लेके पूरा एक कपड़ा इस कंधे से इस कंधे तक लपेट दिया गया है। तो सबसे पहले लोकेशन की बात कर लिया, टाइम पीरियड की बात कर लिया। जैसे जैन वाला जो आपको मूर्तियां हैं वो हमें दिखाई दे रही है कुषाण के काल के बाद में, ठीक है। वहीं पर बोल रहा है बौद्ध धर्म की ये जो मूर्तियां बन रही हैं कांसे की, ये ज्यादातर हमें गुप्त काल में दिखाई दे रही है। गुप्त काल 4th सेंचुरी एडी के आसपास। तो गुप्त काल में ये हमें दिखाई दे रहा है ये प्रतिमाएं।
और उसके बाद के समय 5वीं 6ठी 7वीं शताब्दी में ये सब हमें दिखते हुए दिखाई दे रहा है। इनमें जो भिक्षु होते थे उनको किस तरह से दर्शाया गया ये मैंने आपको बता दिया, परिधान को एक कंधे से दूसरे कंधे में लपेटे हुए। ठीक है, आगे बोल रहा है कि यहाँ पर पता लगता है कि एक और दाहिनी भुजा को ढके हुए और उसका दूसरा सिरा भाई भुजा को लपेटे हुए दिखाया गया है। उसी भुजा के बड़े हुए हाथ से चुन्नेटे पकड़े हुए, ऊपर का वस्त्र नीचे की ओर टखनों तक चौड़ा घुमाव कर फैला हुआ है। आकृति का मानव शरीर बड़ी चतुराई से बनाया गया, जिससे वस्त्र की पतली किस्म का भी बोध होता है। बस ये पूरी कहानी कह रहा है, बोल रहा है कि जो महात्मा बुद्ध की ये मूर्तियां हमें मिल रही है गुप्त काल में, बस वही एक कंधे से दूसरे कंधे तक पूरा कपड़ा डाला गया है। कपड़ा घुटने तक, मतलब वही कपड़ा यहाँ तक घुटने तक दर्शाया गया है और उसको ऐसे पकड़े हुए दिखाया गया है। तो ये कलाकारी है, बहुत पतला कपड़ा है, उस तक को दर्शा दिया गया, उसकी महीनता को दर्शाया गया है। यह आकृति कुषाण शैली की तुलना में अधिक तरुणाई से भरी हुई समानुपातिक प्रतीत होती है। बोले कुषाण काल की जो कला थी उससे भी अव्वल दर्जे का हमें ये कलाकारी दिखाई दे रहा है गुप्त काल में, जो धातु की मूर्तियां बन रही है महात्मा बुद्ध की। ठीक है, धाने सरखेड़ा उत्तर प्रदेश से प्राप्त विशिष्ट कांस्य प्रतिमा में परिधान की तहें मथुरा शैली जैसे बनाई गई हैं। देखो अलग अलग हमें आर्ट फॉर्म्स दिखाई देते हैं फर्स्ट सेंचुरी एडी के आसपास, हमने पहले भी डिस्कस करा था। ठीक है, यहाँ पर हमें दिखाई देता है गांधार कला जो भारतीय और ग्रीक कला के सम्मिश्रण से बना था, यहाँ पे मथुरा कला और यहाँ पे अमरावती शैली, और इन तीनों ही शैली में महात्मा बुद्ध की प्रतिमाएं बनती है। सबसे बड़ी संख्या में मथुरा शैली में बनी। तो बोल रहा है कि ये तो बहुत पहले की बात है, लेकिन जो अब आपको कांसे की मूर्तियां मिल रही है ये बात कर रहा है 5वीं 6ठी 7वीं। तो बोल रहा है 5वीं 6ठी 7वीं शताब्दी में जो मूर्तियां मिल रही हैं उसमें जिस तरह से कपड़े की तहें दिखाई दे रही है वो कुछ न कुछ मथुरा शैली से प्रभावित है। ठीक है, आगे बोल रहा है सारनाथ शैली के वस्त्र में कोई तहें नहीं दिखाई देती है। सारनाथ यानी बोल रहा है कि जो अमरावती शैली है, ओके, बोल रहा है उसमें हमें इस तरह की तहें नहीं दिखाई देती, लेकिन यहाँ पर जो तहें कपड़ों की दिखाई दे रही है वो दर्शा रहा है कि मथुरा शैली का कुछ इसमें अंश है। इसका एक विशिष्ट उदाहरण सुल्तानगंज बिहार से प्राप्त प्रतिमा में पाया गया, जो एक काफी बड़ी कांसे की प्रतिमा है। इन कांस्य प्रतिमाओं की विशिष्ट रूप से परिष्कृत शैली दर्शाता है कि ये कितने बिल्कुल ये पीक पर पहुंच रही है। इस समय की जो ये मूर्ति कला है ये किस तरह से अपने पीक पर पहुंच रही है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट, पोफनार महाराष्ट्र से प्राप्त बुद्ध की वाकाटक कालीन कांस्य प्रतिमाएं गुप्त कालीन कांस्य प्रतिमाओं के समकालीन है। ये तो सभी को पता है कि जब यहाँ पर गुप्ताज रूल कर रहे थे, इनके पैरेलल यहाँ पर हमें कौन दिखाई देते हैं बच्चों? वाकाटक दिखाई देते हैं। इनके बीच में संबंध भी स्थापित हुआ था। ठीक है, वो आपने वहां स्टोरी में पढ़ा होगा। तो एक तो बात ये बोली कि ज्यादातर कांस्य प्रतिमाएं गुप्त काल में दिखाई दे रही हैं, और गुप्त काल के पैरेलली कहाँ है? वाकाटक, जो महाराष्ट्र और आसपास के क्षेत्र में रूल कर रहे हैं, तो वहां पर भी हमें मूर्तियां दिखाई दे रही हैं। उनमें ईसा की 3री शताब्दी में प्रचलित आंध्र प्रदेश की अमरावती शैली का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। जैसे यह गुप्त काल में हमें थोड़ा जो प्रभाव दिखाई दे रहा था वो किसका? वो दिखाई दे रहा था मथुरा शैली का, अगर हम कपड़ों की सिलवटों की बात करें। वही बोल रहा है कि वाकाटक काल में जो धातु की मूर्तियां बनाई जा रही महात्मा बुद्ध की, इसमें हमें अमरावती शैली का प्रभाव दिखाई देता है। ओके, सभी के समझ में आ गया? आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? यहां पर भी बुद्ध का दाहिना हाथ अभय मुद्रा के लिए स्वतंत्र, दाहिना अभय मुद्रा मतलब ये वाला आशीर्वाद देते हुए, इसलिए वस्त्र शरीर के दाहिने हिस्से से लटका हुआ दिखाई देता है, जिसके फलस्वरूप प्रतिमा के इस हिस्से पर सतत प्रवाही रेखाएं दिखाई देती। मतलब ऐसे कर लिया है आपने तो वस्त्र तो लटक जाएगा ना, लटक जाएगा तो मतलब ऐसे करके बहुत सारी धाराएं बन जाएंगी या छोटी छोटी सिलवटें बन जाएंगी। आई थिंक आप समझ पा रहे होगे, ये कला के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इंपॉर्टेंट है। लॉस्ट वैक्स प्रोसेस क्या है, लुप्त मोम तकनीक क्या है, ये मैं ऑलरेडी आपको अभी बता चुकी हूँ किस तरह से मोम को निकाला जाता है, फिर उससे मूर्ति ढाली जाती है, तो ये हमें यहाँ पे पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट राइटर क्या बोलता है? अब बात करता है कि गुप्त और वाकाटक काल की जितनी कांस्य प्रतिमाओं 2 मिनट रुकिए। यहाँ पर राइटर बात करता है कि गुप्त और वाकाटक काल की कांस्य प्रतिमाओं की एक अतिरिक्त विशेषता है। वो अतिरिक्त विशेषता क्या थी? बहुत हल्के बनाए जाते थे, सुबह, यानी इसको आप इजीली लेकर जा सकते थे एक जगह से दूसरी जगह तक। तो ये हमें एक और चीज दिखाई दी कि जो इनकी प्रतिमा बन रही थी वो एक जगह पर नहीं थी,
इनकी प्रतिमा बन रही थी भले नॉर्थ में गुप्त काल में या वाकाटक काल में, ये बहुत दूर दूर क्षेत्रों में जा रही थी। चाहे गुजरात में बन रहा है वहां से दूसरे क्षेत्रों में जा रही थी, इवन इसका एक्सपोर्ट तक किया जा रहा था। ऐसे विदेशी क्षेत्र जो कि इन धर्मों के फॉलोअर्स थे वो यहाँ से लेकर जाते थे, इनकी डिमांड थी। तो बोल रहे हैं कि ये बहुत ही सरल सुगम थी और इन्हें बौद्ध भिक्षु व्यक्तिगत रूप से एक जगह से दूसरी जगह ले जा पाते थे, कहीं पर भी स्थापित कर पाते थे। इसकी वजह से भारत के अनेक भागों, इवन भारत के बाहर भी एशियाई देशों में ये हमें मूर्तियां फैलते हुए दिखाई देंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश और कश्मीर के क्षेत्रों में भी बौद्ध देवताओं और हिंदू देवी देवताओं की कांस्य प्रतिमा मिलती है। ये बात कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश और कश्मीर में तो आपको बहुत सारे बौद्ध मठ मिलते हैं। उसका रीजन क्या है? सिर्फ उसका रीजन ये है कि बुद्धिज्म के फॉलोअर बने कुषाण, ठीक है, और ये जो कुषाण बुद्धिज्म के फॉलोअर बने वो किस क्षेत्र में थे? वो उसी क्षेत्र से संबंध रखते थे, है ना, जो कनिष्क थे। तो इसकी वजह से वहां पर काफी ज्यादा बुद्धिज्म प्रमोट हुआ और ऐसे कई सारे विदेशी रूलर्स आए जिन्होंने जैनिज्म को फॉलो किया। तो बेसिकली बौद्ध और जैन धर्म के या हिंदू धर्मों के भी जो देवी देवता है, इनकी कई सारी मूर्तियां हमें हिमाचल प्रदेश और कश्मीर में दिखाई देती। कांस्य की मूर्तियां, इनमें अधिकांश मूर्तियां 8th, 9th और 10th सेंचुरी की दर्शाई जा रही हैं। थोड़ा सा टाइम पीरियड को आप अलाइन कर लेंगे। जैसे जैन धर्म की जो मूर्तियां हमें कुषाण काल के आसपास दिखाई दे रहा है, बिहार में, फिर गुजरात में दिखाई दे रहा है 6th सेंचुरी एडी के आसपास। उसी तरह बुद्ध काल की प्रतिमा है गुप्त काल में और वाकाटक काल में। ओके, उसी तरह बोल रहा है कि हिमाचल प्रदेश में अगर आप प्रतिमाएं देख रहे हो जैन, बौद्ध या हिंदू देवी देवताओं की, तो वो आपको किस सेंचुरी की मिल रही है? थोड़ा लेट मिल रही है। वहां पर इस तरह की प्रतिमाएं 8th, 9th, 10th सेंचुरी में मिल रही है, ईस्वी में। अब एक और चीज मैं आपको यहाँ पर बताने वाली थी, एक सेकेंड, क्या बोल रही थी आपका? हाँ, ये कौन सी प्रतिमाओं की बात कर रहा है? क्या महात्मा बुद्ध की प्रतिमा 6th सेंचुरी में या 4th सेंचुरी में? नहीं, बुद्ध की प्रतिमा तो 1st सेंचुरी से ही बनने लग गई थी, लेकिन यहाँ पर स्पेसिफिक बात कर रहा है कांसे की मूर्तियां। तो धातु की मूर्तियां कब बन रही हैं इनकी, वो टाइम पीरियड थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, भारत के अन्य भाग में पाए जाने वाली जो कांसे की प्रतिमा है, अगर इनकी तुलना हिमाचल या फिर कश्मीर वाले क्षेत्र की प्रतिमाओं से की जाए तो स्पष्ट अंतर दिखाई देगा। ध्यान देने योग्य परिवर्तन यह पाया गया कि विष्णु की प्रतिमा नाना रूपों में बनाई जाने लगी। जो उस क्षेत्र में हिंदू धर्म के विष्णु देवता की प्रतिमा है, उसके अलग अलग रूप, मतलब विष्णु की ही एक प्रतिमा है, उसके नए रूप बना दिए। कैसे नए रूप बना दिए? तो यहां पर पता लगता है कि 4 सिरों वाले अर्थात चतुरानन विष्णु की पूजा की जाने लगी उन क्षेत्रों में। मतलब विष्णु के 4 सिर, यानी उन्हीं विष्णु का एक अलग प्रकार का प्रतिमा बनाया गया, जिनमें से विष्णु का जो मध्यवर्ती या केंद्रीय मुख, उसको वासुदेव की संज्ञा दी जाती थी। बाकी 2 मुख नरसिंह और वराह अवतार को दर्शाते थे। विष्णु जो भगवान है, उनके अलग अलग अवतारों को दर्शाया गया है हिंदू धर्म में। तो उन्हीं में से 2 अवतारों को दर्शाता है ये चतुरानन जो सर वाला मूर्ति बनाया गया है हिमाचल और कश्मीर वाले क्षेत्र में। ओके, आगे बोल रहा है नरसिंह अवतार या महिषासुरमर्दिनी की मूर्तियां हिमाचल प्रदेश में पाई जाने वाली मूर्तियों में बहुत ज्यादा लोकप्रिय है। तो हमें एक यूनिक चीज दिखाई दी कि हिंदू धर्म में जो विष्णु भगवान है, उनकी जो धातु मूर्तियां पाई जा रही, उन मूर्तियों में ही किस तरह से अंतर कर दिया गया है, उनके एक से ज्यादा सर को दर्शाते हुए, और वो अलग अलग अवतारों को प्रदर्शित करे। और हिमाचल प्रदेश में एक अवतार उनका बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है ये? बहुत छोटा सा चैप्टर है, बस ये ध्यान रखना है कि थोड़ा सा क्या बताना चाह रहा है वो, आपको धातु का इंपॉर्टेंस बताना चाह रहा है कि हमारे जो कलाकार है वो कितने ज्यादा स्किल्ड हो चुके हैं। ठीक है, नालंदा जैसे बौद्ध केंद्र, सभी को पता है नालंदा के बारे में। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि जो नालंदा है, इसकी नालंदा जो यूनिवर्सिटी थी, इसको स्टैब्लिश करना या इसकी फाउंडेशन किसने रखी थी? तो बिहार में हमें दिखाई देता है नालंदा। इसको बनाया गया था बौद्ध शिक्षा का केंद्र। इसके अलावा विक्रमशिला भी महत्वपूर्ण बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। तो ये बोल रहा है कि जो नालंदा हमें दिखाई देता है, यहाँ पर भी बौद्ध केंद्रों में
9वीं शताब्दी के आसपास बिहार और बंगाल क्षेत्र में पाल राजवंश के शासनकाल के दौरान कांसे की मूर्तियां काफी बड़ी संख्या में ढाली गई। तो ये मिडेवल फेज है। मिडेवल फेज मतलब कि यहाँ पर हमें पता लगता है जो अर्ली मिडेवल फेज होता है, गुप्त के बाद से पोस्ट गुप्ता आता है, पोस्ट गुप्ता के बाद आता है अर्ली मिडेवल फेज। वहां पर हमें यहाँ पर पाल शासक रूल करते हुए दिखाई देते हैं, यहाँ पर हमें गुर्जर रूल करते हुए दिखाई देते हैं, गुर्जर प्रतिहार, और यहाँ पर हमें राष्ट्रकूट रूल करते हुए दिखाई देते हैं। तो राइटर यही बोलता है कि जो पाल शासक थे ना, ये भी किसके फॉलोअर थे? बुद्धिज्म के। तो इन्होंने इस क्षेत्र में किस तरह की कांसे की बड़ी संख्या में प्रतिमा बनाई, ठीक है। और नालंदा के पास स्थित कुर्कीहार के मूर्तिकार गुप्त काल की श्रेष्ठ शैली को पुनर्जीवित करने में सफल रहे। और वहां के जो मूर्तिकार थे, एक पर्टिकुलर लोकेशन की बात कर रहा है कुर्कीहार, वो लोग जो गुप्त काल की शैली चली आ रही थी उसी को बहुत सही तरीके से आगे प्रदर्शित करते हुए नजर आएंगे, ठीक है, पालों के टाइम पीरियड में। अब बोल रहा है इस काल की प्रतिमाओं में चतुर्भुज अवलोकितेश्वर की कांस्य प्रतिमा विशेष रूप से उल्लेखनीय है। किस टाइम पीरियड की बात कर रहा है? पाल शासक जब रूल कर रहे हैं, और पालों का टाइम पीरियड पोस्ट गुप्ता के बाद आ रहा है, 7th सेंचुरी एडी के बाद आ रहा है। तो 7th सेंचुरी एडी के आसपास जो बौद्ध धर्म की काफी बड़ी संख्या में हमें प्रतिमा दिखाई दे रही है पालों के टाइम पीरियड में, ठीक है। गुप्तास के टाइम पीरियड में भी दिखा, वाकाटक में भी दिखा, पालों में भी दिखा। डिफरेंस थोड़ा सा याद रखना है कि पालों के शासन में जो मूर्तियां दिखाई दे रही उसमें हमें किस तरह की मूर्ति दिखाई दे रही, तो बोल रहा है चतुर्भुज अवलोकितेश्वर की कांस्य प्रतिमा विशेष रूप से उल्लेखनीय है। चतुर्भुज का मतलब है 4 भुजा वाले, ओके। अवलोकितेश्वर जो बोधिसत्व हैं उनकी बात कर रहा है, ठीक है। आगे बोल रहा है कि यह प्रतिमा मनोहर त्रिभंग मुद्रा में पुरुष आकृति का अच्छा उदाहरण है। अब त्रिभंग मुद्रा क्या होती है? थोड़ी सी मुद्राओं को ध्यान रखना है। त्रिभंग मुद्रा वो मुद्रा होती है जिसमें आपके 3 अंगों में कुछ क्या बोलेंगे उसको, लटकाव, झटकाव या कुछ मूवमेंट दिखाई देती है। वो 3 अंग क्या है? जब आपका गर्दन वाला ये वाला हिस्सा, जब आपका कमर वाला हिस्सा और आपके पाँव वाले हिस्से, ये जो है मूव करते हुए, मैं आप कैसे मूव कर रहा हूँ आप पिक्चर्स में इमेजिन करिएगा। तो ऐसा कोई है, ऐसे मूव करते हुए सा है जिसमें आपका ये वाला हिस्सा थोड़ा मूव झुका हुआ है, आपकी कमर थोड़ी सी इस साइड है, आपके पाँव थोड़े से अलग पोस्चर में है, तो ये इसको त्रिभंग मुद्रा कहा जाता है। तो राइटर यहाँ पर यही बोलता है बच्चों कि जो त्रिभंग मुद्रा है वो हमें दिखाई देता है पाल शासकों के टाइम पीरियड में। तो एक तो चतुर्भुज 4 भुजा वाले है ना, चतुर्भुज अवलोकितेश्वर की प्रतिमा दिखाई दे रही है। दूसरा त्रिभंग मुद्रा दिखाई दे रहा है उस समय में, ठीक है। अब बौद्ध देवियों की भी पूजा की जाने लगी थी। बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा के विकास का प्रभाव की वजह से ऐसा हमें दिखाई देता है। उसमें हमें तारा देवी की मूर्तियां दिखती है। एक और इंटरेस्टिंग चीज जो आपको याद रखना है, देखो बौद्ध धर्म भी जैन धर्म की तरह स्प्लिट हुआ था, और हमें पता लगता है कि जो बौद्ध धर्म है ना, इसमें जो बौद्ध धर्म है इसमें हमें पता लगता है कि अलग अलग सेक्ट निकलते हैं। पहले यहाँ पर 4th बुद्धिस्ट काउंसिल में क्या बना था? एक हीनयान, और दूसरा जिसको आपने क्या बोल दिया था? महायान बोल दिया था। आगे चल के एक और हिस्सा निकलता है जिसको वज्रयान बोलेंगे। जो बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा थी वो भारत के पूर्वी क्षेत्रों में प्रचलित थी, तिब्बत में भी प्रचलित था। तो ये जो वज्रयान शाखा थी ना, ये मैजिकल पावर्स की बात करती थी, चमत्कारी शक्तियों की। और इस वज्रयान शाखा के जो फॉलोअर्स थे, बोल रहे कि उस टाइम पीरियड में इस क्षेत्र में प्रचलित था वज्रयान शाखा, और उसका इम्पैक्ट हमें दिखाई दिया कि कई सारी जो बौद्ध धर्म से जुड़ी महिलाएं हैं उनकी भी प्रतिमा या बौद्ध देवियों की प्रतिमा भी दिखाई देती है, जैसे तारा देवी की बात की गई। इन मूर्तियों में तारा को सिंहासन पर विराजमान दिखाया गया है, और एक टेढ़ी कमलनाल उगी हुई दिखाई, उनका दाहिना हाथ अभय मुद्रा में दिखाया, यानी ये जो पिक्चर है इसमें बेसिकली इस तरह से उनको भी अभय मुद्रा में ही दर्शाया गया है। तो ये जो कांसे की मूर्तियां मिल रही है ना, ज्यादातर इसमें अभय मुद्रा दिखाई दे रही है, चाहे महात्मा बुद्ध की या देवियों की। कांसे ढलाई की तकनीक और परंपरागत देवी देवताओं की कांसे प्रतिमाएं बनाने का कार्य मध्यकाल के दौरान दक्षिण भारत में भी चला। अभी तक इसने क्या बात किया? अभी तक उत्तर भारत की बात किया। एक बार मैं कंक्लूड करूंगी इसे, कैसे करा इसने उत्तर भारत की बात। तो हमने सबसे पहले देखा बौद्ध धर्म से जुड़े हुए, तो बोल रहा है कि सबसे पहले हमने देखा जैन धर्म से। तो जैन धर्म में बात कर रहा है किसकी? बिहार के चौसा की बात कर रहा है। यहाँ से हमें कुछ प्रतिमाएं मिल रही हैं, ठीक है। जैन धर्म में किसकी बात कर रहा है? गुजरात और राजस्थान की। गुजरात के वडोदरा में स्पेसिफिक हमें प्रतिमाएं मिल रही हैं, और गुजरात के वडोदरा में जो प्रतिमा मिल रही है उसमें बोल रहा है कि जितने जैन तीर्थंकर
तीर्थंकर या सन्यासी हैं उनके समूह में भी मिल रहे हैं, 3 या 24 के समूह सिंहासन पर बैठे हुए हैं, उनके अंगों को बहुत सुडौल रूप से यहाँ पे दर्शाया गया है। ये सारी चीज़ें हमने देखी। और जैन तीर्थंकर की जो महिलाएं हैं उनकी भी यहाँ पर हमें मूर्तियां बनते हुए दिखाई दे रही है। फिर अगर हम बौद्ध के बारे में बोल रहे हैं, बुद्धिज्म की अगर महात्मा बुद्ध की प्रतिमा की बात करें, और इसका टाइम पीरियड क्या था, इसका था आपका कुषाण काल के आसपास में जो हमें दिखाई दे रहा है। और इसका कब का टाइम पीरियड था, गुजरात और राजस्थान में 6th सेंचुरी AD के आसपास, क्योंकि इसी समय यहाँ पे काफी फल फूल रहा है। बुद्धिज्म की बात करें तो वो हमें गुप्त काल में महात्मा बुद्ध और बड़े बौद्ध सन्यासियों की धातु प्रतिमा मिलती है, अन्य प्रतिमा तो पहले से बन रही थी, और वाकाटक के टाइम पीरियड में भी मिलती है। इन्फ्लुएंस किसका, यहाँ की जो धातु प्रतिमा, इसमें जो जो मथुरा आर्ट था उसका इम्पैक्ट दिखाई देता है। वाकाटक वाले रीजन की जो महात्मा बुद्ध की धातु प्रतिमा, उस पर अमरावती शैली, सारनाथ शैली का इम्पैक्ट दिखाई देता है। ठीक है, फिर हमने देखा था कि काफ़ी सारी ऐसी प्रतिमाएं जो है धातु की हिमाचल और कश्मीर में भी मिलती हैं, जिसमें हमने विष्णु भगवान की प्रतिमा का जिक्र किया। बोल रहे कि बौद्ध धर्म के गुप्त काल के बाद भी प्रतिमाएं मिलती हैं। पाल वंश के शासक जब इस वाले रीजन में राज कर रहे थे, और वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस था वज्रयान सेक्ट का उस पर। ठीक है, सभी के समझ में आ गया। अब आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्या बात कर रहा है, बात कर रहा है अब दक्षिण भारत की। इधर आ जाओ जी, ये वाला है दक्षिण भारत वाला हिस्सा, यहाँ तो अभी हमने जिक्र नहीं किया। दक्षिण भारत में भी धातुओं की बड़ी संख्या में मूर्तियां मिलती हैं। दक्षिण भारत में जो धातु की मूर्ति थी वो सबसे बड़ी संख्या में दिखाई देती किसके टाइम पीरियड में, चोल किंगडम के टाइम पीरियड में, जब चोल साम्राज्य था। वो चोल साम्राज्य संगम वाला नहीं, वो जो 9th सेंचुरी AD में चोला किंगडम पढ़ा था अपने अर्ली मिडेवल फेज में, तो चोलास के टाइम पीरियड में। और दूसरा बड़ा दिखाई देता है मध्यकाल में, जब हमें यहाँ पर विजयनगर किंगडम दिखाई दिया था, तो विजयनगर के जो शासक थे उनके समय में, और चोल एम्पायर, पहले चोलाज आए, बाद में हमें विजयनगर किंगडम दिखाई देता है। तो ये दो ऐसे थे जिनके काल में बड़ी संख्या में हमें धातु मूर्तियां यहाँ पर बनते हुए दिखाई देती हैं। धातु में कांसे की मूर्तियां। ठीक है, तो कांसे ढलाई की तकनीक जो है वो दक्षिण भारत में भी उच्च स्तर पर पहुंचा। पल्लव काल में 8वीं और 9वीं शताब्दी के दौरान कांस्य प्रतिमाएं बहुतायत में बनाई गई, लेकिन 10वीं से 12वीं शताब्दी के बीच तमिलनाडु में चोल वंश के काल में जो मूर्तियां बनाई जा रही थी ना, वो सुंदरता और उत्कृष्टता में बिल्कुल अव्वल दर्जे की थी। तो बोल रहे कि कांसे की प्रतिमा हमें यहाँ पर दिखाई दिया, जब पल्लव रूल कर रहे थे ना, उसके समय से ही दिख रहा है कि बड़ी मात्रा में कांसे की मूर्तियां बन रही है, लेकिन वो उतने उत्कृष्ट नहीं थी। उत्कृष्टता उसने कब प्राप्त की, चोलास जब रूल करेंगे इस क्षेत्र में, कब, तो बोल रहा है कि 9वीं से 10वीं शताब्दी में, उस समय ये हमें अपने पीक पर दिखाई देती है। और आगे बोल रहा है कि 10वीं शताब्दी में इस कला के अनेक संरक्षक रहे, जिनमें चोल वंशीय विधवा महारानी सिम्बियान महादेवी का नाम भी उल्लेखनीय। बोल रहा है कि देखो, कभी भी कोई कला कब पनपती है, ये ध्यान रखना है। कला को पनपने के लिए या तो वो कला लोगों को बहुत पसंद आ जाए और उसको संरक्षण भी दिया जाता है। तो बोल रहे कि कई सारे चोल वंशीय राजा रानियों के द्वारा इस तरह से संरक्षण दिया जाता है। और इसमें एक बहुत फेमस आर्ट दिखाई देता है, एक बहुत फेमस मूर्ति दिखाई देती है चोल वंश के टाइम पीरियड में, नटराज की, जिसमें भगवान शिव जो है उनके तांडव करते हुए रूप को दर्शाया गया है, जिसके बारे में ये किताब में बॉक्स में लिखा है। ये मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ। ठीक है, ये आप सभी का होमवर्क है, जितने भी बच्चे हैं। एक तो जो लुप्त मोम तकनीक, वो तो मैंने बता दिया था, ये आपको पढ़ना, बहुत सिंपल है। तो इसमें दिखा रखा है कि किस तरह से भगवान शिव हैं वो नृत्य कर रहे हैं। ओके, और ये नृत्य मतलब वो कब तांडव करते थे, सृष्टि का बिल्कुल अंत वाले समय में। तो बिल्कुल एक ऑरा दिखा रखा है, चारों ओर इनके रिंग ऑफ फायर टाइप का, ये अग्नि को दर्शा रहा है। ये जो सर्कल है, त्रिभंग मुद्रा इसे ही कहते हैं। देखो, गला, ये जो कमर है, ये जो पाँव है, ओके, एक पाँव को ऊपर उठे लटके हुए दिखाया गया है। तो ये पूरा का पूरा जो नटराज की मूर्ति है ना, ये अपने आप में चोलकालीन कला को, उसका उत्कृष्ट रूप दर्शा रही है। तो ये आपको थोड़ा सा पढ़कर आना है। ठीक है, आगे बोल रहा है 8वीं शताब्दी की पल्लव कालीन कांस्य मूर्तियों में शिव की मूर्ति विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इसमें शिव को अर्धपर्यक आसन में, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है ना, ये जो आसनों के नाम है, जैसे अभय मुद्रा भी हमने पढ़ा था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि इसमें जो पल्लव काल में हमें मूर्तियां दिखाई दे रही है वो ज्यादातर कैसी हैं, शिव की मूर्तियां हैं। शिव भगवान की मूर्तियों में उनको आसन पे दिखाई दे रहा है। ये देख रहे हो, ये बोल रहा है, ये है वो मुद्रा जिसमें एक पांव को ऊपर और दूसरे पांव को लटका हुआ दर्शाया गया है। तो बोल रहे हैं कि पल्लव काल में हमें इस तरह से
ये एक जो शिव की प्रतिमा है, भगवान शिव की प्रतिमा, उनका एक ये रूप दिखाई देता है, ठीक है। उनका दाहिना हाथ आचमन मुद्रा में है, जो ये दर्शाता है कि शिव विषपान करने वाले हैं। आचमन मुद्रा क्या होती है? आप सभी जो हिंदू फैमिली से बेसिकली बिलोंग करते हो उनको पता होगा कि जब पूजा पाठ होती है तो जो पंडित जी होते हैं वो हाथ में आपके जल देते हैं, उसको आप पीते हो थोड़ा सर पे, वो क्या होता है? शुद्धिकरण होती है। तो ये जो मुद्रा है ना, आचमन मुद्रा, वो इसमें दिखाया जा रहा है, जो दर्शा रहा है कि अच्छा वो किसका पान करने वाले? वो विष का पान करने वाले हैं, और संसार पर जो भी तकलीफ है, जो विष है, उसको खुद हरने वाले हैं। तो ये शो करता है इस तरह से पल्लव काल के जो मूर्ति कला हमें दिखाई देती है, ठीक है। हिंदू धर्म में शिव को परमात्मा और संपूर्ण ब्राह्मण चलो ये आज परेशान कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है? हिंदू धर्म में शिव को परमात्मा और संपूर्ण ब्रह्मांड का कर्ता धर्ता संहर्ता कहा है, कि भाई पूरे संसार को चलाने वाले यही हैं। यह सब प्रतीकात्मक रूप में नटराज की सुप्रसिद्ध प्रतिमा में प्रस्तुत किया गया है। अगर आप नटराज की मूर्ति देखें, वहां पे क्या वो पूरा जो दिखा रखा है ना, वो ऑरा है, ब्रह्मांड को दर्शा रहा है। और उस पर नृत्य करते हुए कौन दिखाई दे रहे हैं? शिव दिखाई दे रहे हैं। शिव का नटराज रूप में प्रस्तुतिकरण चोल काल का पूर्ण रूप से विकसित रूप दिखाई देता है, चोल कला का। इसके बाद भी उनके स्वरूप की भिन्न भिन्न कांस्य प्रतिमाएं बनाई गई। अब बोल रहे हैं तमिलनाडु का जो तंजौर वाला रीजन है, इस क्षेत्र में शिव की प्रतिमा के अलग अलग रूप दिखाई दे रहे हैं। इस संदर्भ में 9वीं शताब्दी में कल्याण सुंदर मूर्ति विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इसे पानी ग्रहण यानी विवाह संस्कार को 2 अलग अलग आकृतियों के साथ दर्शाया गया है। देखो, शिव की एक प्रतिमा तो बोल रहा है कि ये जो आपको जिस मुद्रा में बैठे हुए दिखाई दे रहे पल्लव काल में, ठीक है। फिर शिव जी की दूसरी प्रतिमा दिखाई दे रही कब? चोल काल में, जिनको आप नटराज की प्रतिमा बोल रहे हैं। बोल रहे हैं कि शिव जी की एक और प्रतिमा आपको दिखाई देती है तमिलनाडु के तंजौर वाले रीजन में। वहां पर शिव जी को पार्वती जी के साथ दिखाया गया है। बहुत यूनिक आर्ट है। तो बोल रहे हैं कि यहाँ पर एक ऐसा हमें मूर्ति मिल रही है जिसमें शिव यानी वर को वो प्रदर्शित कर रहे हैं। वो मेल जो आपके क्या बोलते हैं, दुल्हा होते हैं, उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ग्रूम को। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि शिव वर अपना दाहिना हाथ बढ़ाते हैं और पार्वती वधु के दाहिने हाथ को स्वीकार करते हैं। इस तरह की एक मुद्रा सामने आई है। पार्वती के मुख पर लज्जा भाव की अभिव्यक्ति दर्शाई गई है। इसके अलावा एक और मूर्ति हमें दिखाई दे रही है तंजौर से, एक और प्रकार की, जिसमें अर्धनारीश्वर मूर्ति। अर्धनारीश्वर मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसका आधा शरीर महिला का है, एक आधा शरीर पुरुष का है। इसीलिए बोलते हैं ना अर्धांगिनी, मतलब शादी के बाद जो महिला होती है वो पुरुष का आधा अंग, वो बेसिकली यहाँ पर दर्शाया गया है। अर्धनारीश्वर मूर्ति में शिव और पार्वती को सम्मिलित रूप से जो दर्शाया ना, वो अपनी कला का और पीक या फिर सर्वोच्च स्तर है, ठीक है। और जिसमें पार्वती को शालीनता के साथ त्रिभंग, मतलब महिला है तो बेसिकली उनका वो एक पोस्चर रहेगा ना, तो उनकी त्रिभंग मुद्रा और थोड़ी सी शालीनता चेहरे पे, वो शर्म लज्जा झिझक के साथ दर्शाया गया है। 16वीं शताब्दी के दौरान, जिसे आंध्र में विजयनगर कहा जाता है, अभी मैंने आपको बताया कि ये जो विजयनगर किंगडम हमें बाद में दिखाई देगा, तो पल्लव के टाइम पीरियड में, चोलास के टाइम पीरियड में, विजयनगर, ये तीनों के टाइम पीरियड में हमें यहाँ पर कांसे की मूर्तियां बनती हुई दिखाई देती हैं। तो 16th सेंचुरी में यानी 1500 के आसपास यहाँ पर हमें आते हुए दिखता है ना विजयनगर किंगडम। आप मिडेवल हिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो 16वीं शताब्दी के दौरान, जिसे आंध्र प्रदेश में विजयनगर काल कहा जाता है, मूर्तिकारों ने अपने राजसी संरक्षक की स्मृति को शाश्वत बनाए रखने के लिए उनकी प्रतिमाएं बनाने का प्रयास भी किया। राजसी संरक्षक यानी कि बात कर रहा है कि राजसी संरक्षक की स्मृति को, जो भी उनके राजा थे जिन्होंने संरक्षण दिया था, उनकी स्मृति को शाश्वत मतलब अखंड, खत्म ना हो, बनाए रखने के लिए प्रतिमाएं बनाई, ठीक है। तिरुपति में कांसे की आदमकद प्रतिमाएं बनाई गई, जिसमें कृष्ण देव राय को अपनी 2 महारानियों के साथ दर्शाया गया है। ये विजयनगर किंगडम के ही शासक थे, तुलुक डायनेस्टी से रिलेटेड थे। आगे हम पढ़ेंगे विजयनगर किंगडम के बारे में। तो बेसिकली यहाँ पर जो कलाकार है ना, वो दिखा रहे वही मूर्तियां, लेकिन मूर्तियों में किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? राजाओं को। जैसे वहां के राजा कृष्ण देव राय को अपनी 2 महारानियों के साथ दर्शाया है। मूर्तिकार ने उनके वास्तविक चेहरों की विशेषताओं को कुछ आदर्श तत्वों के साथ में प्रस्तुत किया है। आदर्श रूप में प्रस्तुत करने की ये भावना शरीर के अन्य अंग और प्रसंग में भी दर्शाई जाती है या दिखाई देता है, ठीक है। तो ये था पूरा चैप्टर, जिस चैप्टर में ओवरऑल आपको बताया है कांसे की मूर्ति कला ये एक इंडियन आर्ट है, साथ में हमारे साइंटिफिक टेम्परामेंट को भी शो करता है
कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से स्टोरी लेकर चला, वैदिक काल, बौद्ध काल, फिर आगे बढ़ गए कुषाण काल, गुप्ता का काल, चोलास का टाइम पीरियड, और फिर आप देखते हैं आगे चल के विजयनगर किंगडम, किस तरह से हमारी ये काशी की मूर्तियां लगातार बन रही हैं और अपने पीक पर पहुंच रही हैं। ठीक है, तो ये आपका अभ्यास है, इसको आप कर लीजिएगा। कहीं कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट सेशन में मैं कोशिश करूंगी कि एक्सरसाइज भी आपको एंड में करा दे। ठीक है, इस फॉर्मेट में अगर आपको अच्छा लग रहा है तो बताइए। इससे थोड़ा क्या हो जाता है कि बच्चे कनेक्ट कर लेते हैं। कई बार बच्चा किताब पढ़ रहा है, उसको लग रहा है अरे नहीं, परेशान हो रहे हैं कि क्लास में जो कराया किताब में कनेक्ट नहीं कर पा रहे, है वही चीज़, या इसमें थोड़ा सा हम टाइप करके ले आते हैं, पढ़ना पूरा वही तरीका रहता है। इसलिए मुझे लगा कि आज मैं इस फॉर्मेट में करा के देखूँ, अच्छा रिस्पॉन्स रहेगा तो आगे भी हम ऐसे ही चलेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आपको सेशन इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। बाकी वीडियो अच्छी लग रही है तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दीजिए। क्लास में थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा। ये ऐसी चीज़ें हैं जिसको आपको रटना ही है, लर्न ही करना है। लेकिन लर्न एक तो ऐसा कि कहीं आपको लिख कर दे दिया और आपने उसको बस फट 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 रट रहे हो, वो आगे तक नहीं जाएगा। ये आपको कैसे याद करना है, पहले आप समझ लीजिए, पूरा कंसेप्ट समझ लिए, उसके बाद से अपना एक फॉर्मेट बनाइए कि अच्छा निचोड़ निकालिए कि बौद्ध धर्म यहाँ पे हमें उसकी धातु की मूर्तियाँ, जैन धर्म की। और एक और चीज़ बता दूँ, ये मैंने केवल कांसे की धातु प्रतिमा की बात की है। मूर्तियाँ तो इनकी पहले से बनने लग गई थी, 1st सेंचुरी BC से ही बड़ी संख्या में महात्मा बुद्ध की मूर्तियाँ बनेंगी। तो मूर्तियाँ बहुत पहले से बन रही हैं, लेकिन पत्थर की मूर्ति ज़्यादा दिखाई दे रही हैं। क्या बोलते हैं, कांसे की जो प्रतिमा है ना, पत्थर की मिट्टी की मूर्तियां तो बन रही थी, कांसे की प्रतिमा इस लेवल पर दिखाई दे रही है बड़ी उत्कृष्टता के साथ। कांसे की प्रतिमा भी बन तो इंडस वैली सिविलाइजेशन से रही है, लेकिन यहाँ पर जो एक उसने अपना एक सर्वोच्च स्तर प्राप्त करा वो अपने आप में यूनिक है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आपको सेशन इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं नए सेशन में कुछ इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए, रिवीजन करते रहिए। थैंक यू।